Good morning students, welcome back to the class. And what we were discussing about the chapter number 1 resources, importance and uses. Fine. तो हमने resources के बारे में पढ़ा था. resources क्या होते हैं, whatever it is present around you and which is useful for you, so those are known as the resources. और ह्यूमंस हमेशा से नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करते आए हैं फ्रॉम द वेरी अर्ली टाइम्स ऑफ द सिविलाइजेशन, बिफोर सिविलाइजेशन इवन. और उसके बाद जैसे जैसे सिविलाइजेशन होता गया वैसे वैसे रिसोर्सेज का यूज़ भी चेंज होता गया और हम अपनी ज़िंदगी को ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट करते गए, है ना. अच्छा, इसके बाद हमने और भी बहुत कुछ पढ़ लिया था कि नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, हाँ, है ना. हमने पढ़ा था 3 टाइप ऑफ रिसोर्सेज पढ़े थे, नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज एंड ह्यूमन हिमसेल्फ इज एक्ट एज ए रिसोर्स. ठीक है. तो नेचुरल रिसोर्सेज में हमने बहुत सारे क्लासिफिकेशन के हिसाब से बहुत सारे उसके वेरियस डिविजन्स पढ़े थे कि ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेवलपमेंट एक्चुअल एंड पोटेंशियल और रिसोर्सेज, और ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन बायोटिक एंड एबायोटिक रिसोर्सेज, and on the basis of their renewability, renewable and non-renewable resources, and on the basis of their distribution, localized and ubiquitous resources. Fine. आज हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन मेड रिसोर्सेज क्या होते हैं. ह्यूमन मेड रिसोर्सेज नाम से ही पता चल रहा है कि these are the resources which are obtained by the man. Actually what happen कि in nature various things are present which are not very much useful in its raw form. कई बार रॉ फॉर्म में मिलने वाली कच्चे या नेचुरल चीज़ें जो होती हैं वो अपने नेचुरल फॉर्म में इतनी यूज़फुल नहीं होती. ठीक है ना. नेचुरल फॉर्म जो होता है उसे हम कभी कभार रॉ फॉर्म भी कहते हैं. तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अपने नेचुरल फॉर्म में या अपने रॉ फॉर्म में बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं हो पाती हैं. तो उस केस में ह्यूमंस ने अपने इंटेलेक्ट के बल पे, अपनी इंटेलिजेंस के बल पे इन चीज़ों को मॉडिफाई किया और उनको बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट बना लिया ह्यूमन लाइफ के लिए. ठीक है. फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसा तो ढेर सारी चीज़ें हैं, फिर भी हम एक एग्ज़ाम्पल सपोज करते हैं कि आयरन ही ले लेते हैं. आयरन जब रॉ फॉर्म में होता है तो वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल, मतलब बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट कई चीज़ों के लिए नहीं हो पाता है. लेकिन फिर हमने क्या किया, जो कच्चा लोहा जिसको कहा जाता है ना, कच्चा लोहा, तो ये था हमारा रॉ आयरन. इसको मॉडिफाई करके अभी स्टील बन गया, अभी स्टेनलेस स्टील बन गया. तो अब आप कभी देखोगे जब आप आगे पढ़ोगे क्लासेस में तो स्टील और स्टेनलेस स्टील कैसे मॉडिफाई किए गए, क्या हुआ, ये तो आप साइंस में पढ़ोगे आगे क्लासेस में. लेकिन अभी हमको सिर्फ इतना पता है कि ये जो रॉ आयरन था उसके अंदर कुछ कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ थी जिनको कोई मॉडिफाई करने के बाद सुधारा जा सकता था. और अगर हम रॉ फॉर्म में देखते तो वो कुछ कुछ चीज़ों में यूज़ नहीं किया जा सक रहा था. तो ह्यूमन ने क्या किया, उसको स्टील में ट्रांसफॉर्म कर दिया, स्टेनलेस स्टील में ट्रांसफॉर्म कर दिया, और अभी और भी बहुत सारे मॉडिफिकेशंस हो गए. ठीक है. और हम देखते हैं कि आज के ज़माने में स्टील, स्टेनलेस स्टील का कितना वास्ट यूज़ है. ठीक है. आप साइंस में इसको बहुत डिटेल में पढ़ते हो कि ये कौन से प्रोसेसेस होते हैं जिससे हम रॉ आयरन को स्टील या स्टेनलेस स्टील में ट्रांसफॉर्म करते हैं. ठीक है. तो दीज आर द ह्यूमन मेड रिसोर्सेज. और भी बहुत सारे रिसोर्सेज हो सकते हैं ऐसे जो कि ह्यूमन ने बनाए हैं और उनको उनके अंदर मॉडिफिकेशन करके उनको बहुत ही सिग्निफिकेंट बना लिया है अपनी लाइफ के लिए. ठीक है. अच्छा, इसके बाद आता है ह्यूमन खुद एक रिसोर्स कैसे है. तो भाई ये जितना भी कार्यक्रम ह्यूमन ने किया है वो कहाँ से किया है, दिमाग से किया है. उसके अंदर फिजिकल पावर है, उसके अंदर मेंटल पावर है. तो ये पावर भी एक रिसोर्स ही तो हुई. हम अपने देश को आगे बढ़ाते हैं तो बढ़ाना चाहते हैं तो हमें किसकी ज़रूरत लगती है, ह्यूमन रिसोर्स की ज़रूरत लगती है. ह्यूमन मैन पावर होनी चाहिए हमारे पास और इंटेलेक्चुअल मैन पावर होनी चाहिए, है ना. और इसलिए हम ह्यूमन को भी एक रिसोर्स की तरह मानते हैं बिकॉज ह्यूमन आर द वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स फॉर अ कंट्री. फॉर द डेवलपमेंट और द डिस्ट्रक्शन ऑफ अ कंट्री डिपेंड्स अपॉन द ह्यूमन रिसोर्स. ठीक है. तो इस तरह से सिंपल सी जनरल सी बात थी, कोई बहुत बड़ी कोई ख़ास बात नहीं है. ह्यूमन्स आर ऑल्सो टेकन एज द रिसोर्स. ठीक है. सो हमने पढ़ लिया नेचुरल रिसोर्स. नेचुरल रिसोर्स ज़्यादा डिटेल में था आपके कोर्स में. उसके बाद आया ह्यूमन मेड रिसोर्स. एंड ह्यूमन
हिमसेल्फ इज एज ए रिसोर्स, किस तरह से होता है। अच्छा, इसके बाद जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है रिसोर्स कंजर्वेशन। हमें रिसोर्स का कंजर्वेशन करने की क्या ज़रूरत है और क्यों ज़रूरत है और कैसे इसको हम रिसोर्स को कंजर्व कर सकते हैं। तो द नेक्स्ट टॉपिक इज रिसोर्स कंजर्वेशन। ठीक है, रिसोर्स कंजर्वेशन क्यों ज़रूरी है? आपको पता है ना, नॉन रिन्यूएबल और रिन्यूएबल दो तरीके के रिसोर्सेज होते हैं। रिन्यूएबल रिसोर्स तो एनॉर्मस अमाउंट में है, सनलाइट, विंड और टाइडल एनर्जी, ये आप जितना मर्जी यूज़ कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन कुछ रिसोर्सेज जो नॉन रिन्यूएबल होते हैं, जो आसानी से रिन्यू नहीं हो पाते, जिनकी बहुत लिमिटेड अमाउंट है हमारे पास, उनको हमें कंजर्व करना ज़रूरी है, उनको प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है, उनका संरक्षण करना ज़रूरी है। ठीक है, अब वो कैसे और क्यों? क्योंकि भाई इनको बनने में, फॉर एग्जांपल हम कोल ले लेते हैं, पेट्रोलियम ले लेते हैं, इनको बनने में हज़ारों क्या करोड़ों साल लगते हैं। साइंस में आपने पढ़ा भी होगा कि ये कैसे बनते हैं, व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कोल और पेट्रोलियम। तो आपने देखा था बहुत आज से कम से हज़ारों लाखों साल पहले जो सिविलाइजेशंस थे, जो अर्ली मैन था, उसके ज़माने के ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स, एनिमल्स टाइम के साथ साथ सब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, मर जाते हैं। और फिर क्या होता है, जैसे कि ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स, एनिमल्स सारे के सारे मर गए। एक पिक्चर आई थी मोहनजोदड़ो, देखी होगी, है ना, उसमें दिखाया था ना, वो हड़प्पा वाले जो लोग होते हैं वो सारे के सारे मर जाते हैं एक बार में। मोहनजोदड़ो पूरा का पूरा वो पानी आता है, बहुत सारा पानी आता है और सब मर जाते हैं। ठीक है, ऐसा ही होता है, एक कल्चर पूरा ऐसे ही ख़त्म हो गया। उसमें जो थोड़े बहुत बचे थे लोग, फिर वो दूसरी जगह जाके एक नया कल्चर बनाते हैं, नई सोसाइटी बनाते हैं, बट वो सोसाइटी पूरी ख़त्म। अब क्या होगा, पानी के ऊपर हवा, पानी, धूप, इन सब की लेयर्स बनती जाएंगी, बहुत सारा टाइम बीतता जाएगा और वहाँ पर जो नीचे दब गए थे, जो प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस, जो भी कुछ दब गया था, वो धीरे धीरे करके क्या होगा, इन लेयर्स के नीचे दबा है। तो होता क्या है, जब अर्थ की लेयर बनती जाती है तो उस पर प्रेशर पड़ेगा, और जो अर्थ के नीचे क्या है, हाई टेम्परेचर भी है। तो इस हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर के कारण वो जो सारे के सारी डेड बॉडीज़ होती हैं, वो सब कोल और पेट्रोलियम में चेंज हो जाती हैं। अब ये तो जादू है, पता नहीं भाई कैसे हो जाती हैं। सोचो, जो लाखों साल पहले जो एनिमल्स, प्लांट्स और ह्यूमन बींग्स मर गए, वो क्या हुआ, उनके ऊपर फिर समय के साथ, टाइम के साथ, हवा के कारण, बारिश के कारण सॉइल की लेयर्स जमती गई। यहाँ पर वो डेड बॉडीज़ पड़ी थी, अब यहाँ पे दुनिया भर की लेयर्स जम गई। ठीक है, लो जी, इतना सारा जम गया, अब वो धरती के इतने नीचे चले गए। ठीक, जो पहले ऊपर जिंदा हुआ करते थे वो धीरे धीरे इतने नीचे पहुंच गए। अब यहाँ से प्रेशर पड़ा, धरती का प्रेशर, और अंदर टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा होता है। तो हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर के कारण पता नहीं क्या हुआ, और ये जो डेड बॉडी थी सब किस में बदल गई, कोल, पेट्रोल, है ना, तो कोल और पेट्रोलियम वगैरह में। और ये हम कहते हैं इनको फॉसिल फ्यूल्स, क्योंकि इनको फॉसिल्स कहा जाता है, डेड जो प्लांट एनिमल्स वगैरह होते हैं, और ये जब फ्यूल्स की तरह यूज़ होते हैं, क्योंकि पेट्रोल हो चाहे कोल हो, सब फ्यूल की तरह यूज़ होते हैं, दैट्स वाई दीज आर नोन एज फॉसिल फ्यूल्स। एंड द फॉसिल फ्यूल्स आर इन वेरी लिमिटेड अमाउंट। जो दुनिया भर में पेट्रोल, कोल, ये सब बहुत लिमिटेड अमाउंट में पाया जाता है, कहीं कहीं पाया जाता है, इसीलिए इनका कंजर्वेशन करना ज़रूरी है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी जो लाइफ है, जो हमारी सोसाइटी है, वो ऐसे ही चलती रहे आराम से, तो हमें इनका कंजर्वेशन ज़रूरी है। अब सोचो, अगर पेट्रोल ख़त्म हो गया, पेट्रोलियम ख़त्म हो गया, तो सारी तो इंडस्ट्रीज़ बंद हो जानी है। कोल का आपको पता नहीं है, आपको लगता है कि कोल कोई कोयला है बस। इसका सारा जो रेलवेज़ है, सारा ट्रांसपोर्ट है, कितना कुछ कोल पे डिपेंड करता है। पेट्रोलियम पे तो आपको पता ही है, सारी इंडस्ट्री, सारा ट्रांसपोर्टेशन बंद हो जाएगा अगर ये ख़त्म हो गया। अभी आपने देखा कोरोना से सिर्फ 3 महीने हम अंदर रह के कैसा फील कर रहे हैं, लोगों की हालत ख़राब हो गई, पढ़ाई बंद हो रही है, नौकरियों के पते नहीं है, बिजनेस के पते नहीं है, सारी दुनिया परेशान। अब अगर मान लो इंडस्ट्रीज़ और ट्रांसपोर्टेशन वगैरह सब कुछ बंद हो जाए, तब क्या हाल होगा, क्या हम जिंदा रह पाएंगे, मुश्किल।
तो इसीलिए इन सब का बहुत लिमिटेड यूज़ करना, इन सबको कंजर्व करना ज़रूरी होता है, क्योंकि जो रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड अमाउंट में हैं उनको हमें देखभाल के यूज़ करना चाहिए। एक छोटी सी टर्म और लिखी है आपकी बुक में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब यही होता है कि हमको इनको अच्छे से कंजर्व करके रखें ताकि हमारे फ्यूचर के लिए हम इसको बचा के रख सकें, फ्यूचर के लोगों के लिए इनको हम बचा के रख सकें इस तरीके के रिसोर्सेज को। ठीक है, अब एक लास्ट पॉइंट है वो ये आता है कि हमें इनका कंजर्वेशन करना ज़रूरी तो है, पर कैसे करें। ये तो आपको समझ में आ गया कि जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, उनको कंजर्व करना चाहिए, बट हाउ यू विल कंजर्व दैम। तो देयर आर 3 ways: रिसाइकल, रिड्यूस एंड रीयूज। ठीक है, इनको 3R कहा जाता है क्योंकि ईच एंड एवरी इज स्टार्टिंग फ्रॉम R। R। ठीक है, तो इनको 3 R's भी कहते हैं, रिड्यूस, रिसाइकल और रीयूज। सीधी सी बात है, अगर आप रिसोर्सेज को कंजर्व करना चाहते हो, उनको बचाना चाहते हो, तो पहले तो उनका लिमिटेड यूज़ करो। आपकी बुक में भी यही एग्जांपल दिया है कि सपोज़ करो कि हम पेट्रोल फूकते रहते हैं, हमें 10 लोगों को कहीं एक ही जगह जाना है। ठीक है, एक ही ऑफिस में अगर जाना है तो ज़रूरी है सब अपनी अपनी गाड़ियाँ लेके जाएं। क्यों भाई, पेट्रोल खर्च होगा ज़बरदस्ती, पूलिंग कर लो। इसको कहते हैं कार पूलिंग या स्कूटर पूलिंग। जब जान पहचान के लोग एक ही कार में बैठ के एक ही डेस्टिनेशन पर जा रहे हों तो उसे कहते हैं कार पूलिंग। ठीक है, इसी तरीके से स्कूटर पूलिंग का भी ऐड देखा होगा आपने, अभी लोग इसके बारे में भी सोचने लग गए। कार पूलिंग का मतलब होता है कि अगर 10 लोगों को, 4 लोगों को, 5 लोगों को, कितने भी लोगों को एक ही ऑफिस जाना है, एक ही जगह पर कहीं जाना है, तो वो 4-5 गाड़ियाँ ना ले जाके, अलग अलग गाड़ियाँ ना ले जाकर एक ही कार में चले जाएं, उसे हम कहते हैं कार पूलिंग। इससे क्या होगा, पेट्रोल बचेगा। तो ये किसके अंदर आ जाता है, रिड्यूस। आप अपने रिसोर्स को अगर कंजर्व करना चाहते हो तो उसको रिड्यूस करो, उसको कम यूज़ करो। ठीक है, रिसाइकल, ऐसी चीज़ें यूज़ करो जो वापस बन सकती हैं। रिसाइकल करने का जैसे मान लो न्यूज़पेपर ले लेते हैं हम। ठीक है, न्यूज़पेपर को ऐसे गुड़मुड़ी करके फेंको मत नाली में, पढ़ लिया, ठीक है, उसको आराम से रख दो। आपको पता है जो रद्दी वाला आता है 1 महीने में, वो उसको एक पर्टिकुलर ऑफिस होता है, वहाँ पर जाकर दिया जाता है और वहाँ पर उसको वापस से यूज़ किया जाता है, उसको रिन्यू कर दिया जाता है, रिसाइकल हो जाता है वो। ठीक है, तो रिड्यूस और रिसाइकल के थ्रू हम अपने रिसोर्स को कंजर्व कर सकते हैं। एक और चीज़ होती है रीयूज़ करना। अब लोग पॉलीथिन बैग्स यूज़ करते हैं। पॉलीथिन बैग्स पहली बात रीयूज़ नहीं हो पाते। रीयूज़ का मतलब है दोबारा यूज़ करना। हम ऐसे बैग्स यूज़ करें कागज़ के या कपड़े के, स्पेशली कपड़े के, सॉरी कागज़ के तो क्या यूज़ होंगे, बट कपड़े के। क्यों, क्योंकि कपड़ा धुल के वापस, उसके 2 फ़ायदे हैं। पहले तो आप उसे रीयूज़ कर सकते हो और दूसरी बात, वो पॉलीथिन जो होती है वो स्पेशली बायोडिग्रेडेबल नहीं होती। बायोडिग्रेडेबल मतलब ना तो वो जलती है, ना ही आप उसको धरती में गाड़ दो तो वो घुल जाती है। क्योंकि कई बार क्या होता है, कागज़ अपन ने पानी में डाल दिया तो वो गल जाता है ना, वो ख़त्म हो जाता है, वो कोई भी नुकसान नहीं करता। लेकिन पॉलीथिन नहीं गलती, देखा है कभी उसे गलते हुए? या कभी उसको आप आग में डालो, उसको आग लगाओ तो वो सिकुड़ जाएगी, लेकिन ऐश नहीं बनता उससे, यानी कि वो डिस्ट्रॉय नहीं होती है। और आपको पता है जहाँ जहाँ भी पॉलीथिन्स होती हैं वहाँ की सारी जो धरती होती है, वहाँ का जो लैंड होता है वो इनफर्टाइल हो जाता है, वहाँ पे आप एग्रीकल्चर नहीं कर सकते हो। ठीक है, और तीसरी बात, अगर कोई गाय भैंस बेचारी खा ले पॉलीथिन को तो उसका दम घुटता है और वो मर जाती है। इतनी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं एक पॉलीथिन को यूज़ करने में, और हम क्या करते हैं, फटाफट पॉलीथिन ली, कचरा डाला, फेंक दिया, ख़त्म। हम सोच ही नहीं रहे कि हमारे फ्यूचर में क्या होने वाला है। अब कोरोना से कम थोड़ी सी सीख ले लेनी चाहिए कि अगर दुनिया बंद हो गई तो क्या होगा, जिंदा रह पाएगा कोई? आज कितने भी अमीर हो चाहे कितना भी गरीब हो, सब कुछ भी यूज़ कर पा रहे हैं। अमीर लोग भी क्या शॉपिंग्स में जा पा रहे हैं? अपने इतने सारे पैसे को यूज़ करके वो कहीं घूमने जा पा रहे हैं? नहीं जा पा रहे हैं। कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आप अमीर हो कि गरीब हो, लेकिन अगर रिसोर्सेज ख़त्म हो गए, अगर ऐसी कोई आफत आ गई दुनिया में कोरोना जैसी, तो सभी इफ़ेक्ट होंगे। इसीलिए
रिसोर्सेज को कंजर्व करिए, रिसोर्सेज का बहुत कम यूज़ करिए, उनको ऐसे चीज़ों से तरह से यूज़ करो कि वो रिसाइकल हो सके और उनको रीयूज़ कर सकें, ठीक है। सो दिस वॉज योर चैप्टर। एंड टुडे यू विल गेट द PDF ऑफ द क्वेश्चन आंसर। जो वेरी शॉर्ट और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं दे हैव टू डू इन द कॉपीज़, अदरवाइज बाकी जितना भी मैच द फॉलोइंग, फिलअप्स, टिक, राइट टिक जो लगाने होते हैं वो सब आपको बुक में ही करने हैं, ठीक है। मैं दोनों की ही PDF आपको प्रोवाइड कर दूंगी, आज शाम तक आपको मिल जाएगी। अप टू दैट टाइम think about the conservation of resources and your environment and yourself, क्योंकि हम कंजर्व करके या environment के बारे में सोच के कोई एहसान नहीं कर रहे हैं किसी के ऊपर। अगर environment नहीं होगा तो हम भी नहीं होंगे। आप सबको पता है, आप 7th क्लास में पढ़ चुके हो अच्छे से कि हाउ एटमॉस्फेयर या environment is important for you to sustain, ठीक है। तो keep all these thing in mind और keep स्टडिंग और हैव अ गुड डे। और जल्दी से अपना काम कंप्लीट कर लेना जब आपको PDF मिल जाए और बुक कॉपीज सबमिट कर दो चेकिंग के लिए, ताकि हम आपके टेस्ट प्लान कर सकें, ठीक है। तो वी विल मीट टुमारो। अप टू दैट टाइम हैव अ गुड डे।